लर्न रेडियोलॉजी विद डॉक्टर अनिल जोशी। ये ऐसी सीरीज है कि जिसमें हर कोई को अलग अलग वीडियोज है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अलग वीडियो है, जो पैरामेडिकल लोग हैं उनके लिए अलग वीडियोस हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग वीडियोस है। पेशेंट के लिए जो वीडियोस हैं वो लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, नहीं तो और कोई लैंग्वेज में है, और बाकी के सब वीडियोस अंग्रेजी में है। अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए उस वीडियो के बारे में तो आपको नीचे लिंक पे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट को आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, और हमारे जो कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च पेपर्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलो चालू करेंगे। आज का जो टॉपिक है एक्सरे की जांच, हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी। हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, साल्पिंजियो मीन्स ट्यूब्स, एंड ग्राफी इज अ रिकॉर्डिंग। ये ऐसी टेस्ट है कि जहां गर्भाशय में दवा छोड़ा जाता है और उसके एक्सरे लिए जाते हैं और उनसे जानकारी, इंफॉर्मेशन जो भी है वो मिलती है, और जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे आपको जो तकलीफ है, आप जिस वजह से परेशान है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं। मैं एक जरूर जानता हूँ कि अगर कोई भी टेस्ट आपको डॉक्टर ने लिख दी तो एक अजीब सा एहसास, अजीब सा डर मन में आता है। इस वीडियो में हम आपकी कोशिश करेंगे कि अगर आप खुले मन से कोई भी टेस्ट करवा ले, विथ ओपन माइंड एंड विथ गुड माइंड सेटअप, मेरी गारंटी है कि उसमें आपको बहुत कम तकलीफ होगी, क्योंकि आपको कोई भी टेस्ट से एडवांटेजेस चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, उससे फ़ायदा होना चाहिए, और उसमें आपको कम से कम तकलीफ होने वाली है। मगर जिस टेस्ट में थोड़ी फार जो तकलीफ हो जाती है उसको कैसा सहना, ये मैं आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, ताकि आप उस टेस्ट को खुले मन से करेंगे और उसके बाद आपको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, और जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए वो सब आपको उसके बाद मिलते जाएंगे। तो चलो चालू करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट सीरीज। इसमें सवाल आपके रहेंगे और हम उनके लिए जवाब देंगे। यहाँ जो हम हमारे विचार बोलते हैं वो हमारा जो कुछ आज तक का एक्सपीरियंस है उससे बोल देते हैं। करीबन ये टेस्ट हम 1986 से कर रहे हैं, और तब से जो हमें अनुभव आया है, तब से जो पेशेंट के डाउट्स आए हैं, वो सब हमने क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश की है। इस टेस्ट के बारे में मैं एक ही बोलूँगा, ये टेस्ट 100 साल पहले था, आज है, और 100 साल बाद भी रहेगा। मीन्स ये टेस्ट ऐसी है जिसको हम टेस्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चलो तो लेक्चर को चालू करेंगे। जिनको ये टेस्ट बोली गई है उनको एक चीज़ तो ज़रूर मालूम है कि जब भी आपको मालूम पड़ता है, जिस महीने में आपको मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी नहीं रही है, उसके बाद में एक थोड़ा सा मन में आता है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट आ जाती है, और ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था। तो ये मन में जो तकलीफ आती है, ये मन में जो डाउट्स आते हैं, वो अगर क्लियर करवाने हैं तो एक चीज़ तो दिखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम कहाँ है। और जब तक प्रॉब्लम कहाँ है का पता नहीं लगता, तब तक सॉल्यूशन कैसा ढूंढे। तो कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने का पहला जो तरीका है तो वो प्रॉब्लम को जान लेना। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं ये प्रॉब्लम जान लेने की। ये जो टेस्ट है वो वही प्रॉब्लम को जांच करने की है कि सभी कुछ ठीक है, फिर भी मन चाहा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो उसके लिए ये टेस्ट बोली जाती है। जैसा मैंने आपको बोला, ये टेस्ट करीबन 1910 से चल रही है। आज तक ये टेस्ट का कुछ स्टडीज हो गया, जिसमें कि सबसे बड़ा स्टडी जो है उसमें 3900 वुमेन्स का एक स्टडी किया था, कि जिसमें 2 सैंपल साइज लिए गए थे कि 2 जिनमें HAG की है और उनमें HAG नहीं की है, और उनको ऐसा मालूम पड़ा कि जहां HAG हुई है उनमें करीबन 25% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहते हैं 3 से 4 महीने के बाद में।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है कि जब डाई कॉन्ट्रास्ट ट्यूब से गर्भनलिका से जाता है तो उसमें अगर कुछ एडिशंस है, कुछ माइनर ब्लॉक्स है, तो वो क्लियर कर देता है। ये ठीक है कि ये टेस्ट करते समय थोड़ा बहुत अगर दर्द महसूस भी हुआ, दर्द थोड़ा ही रहता है मगर महसूस भी हुआ, तो उसका अंजाम अच्छा रहता है कि उससे ट्यूब्स में अगर कोई डेब्रिस है, कुछ माइनर ब्लॉक्स है, तो वो क्लियर हो जाते हैं। आपको सबको मालूम है कि ये जांच कब डॉक्टर बोलने के लिए करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, वो है 12 महीने का। अगर 12 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रही तो कुछ जांच करवाने की ज़रूरत है। उसमें जांच में 2 चीज़ें आती हैं। ये स्त्रियों के लिए HCG बोलते हैं, और जो मर्दों के लिए जांच रहते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बोलेंगे। तो ये जांच जो की जाती है वो थैली के बारे में और गर्भाशय के थैली के बाजू जो ट्यूब्स रहते हैं उनके स्टेटस के लिए की जाती है। उसमें दोनों की इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है। ये बहुत से जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो डॉक्टरों के लिए रहे हैं, और उनका करीबन सभी का अलग अलग वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं। उसमें से कुछ हमारे रिसर्च पेपर्स भी है, उसका भी हमने जिक्र उसमें किया है। तो ट्यूब्स के बारे में अगर कुछ जानना है तो ये टेस्ट की जाती है। अगर गर्भाशय की थैली में कुछ डिफेक्ट्स हैं जो जन्मतः के भी रहती हैं, कुछ बाद में भी आ जाते हैं, वो देखने के लिए भी ये टेस्ट की जाता है। ये टेस्ट कब नहीं करते? जब कुछ जंतु संसर्ग है, कुछ ब्लीडिंग एक्टिवली चल रहा है, तो ये नहीं करते। टेस्ट तो की जाती है प्रेगनेंसी के लिए, तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी है तो ये टेस्ट नहीं की जाती। आजकल जो हम डाई जो यूज कर रहे हैं, इट हैज गॉट वेरी गुड सेफ्टी मार्जिन, मतलब इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत ही अच्छा है। इसके लिए उसको हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस का रेट बहुत ही कम रहता है, फिर भी उसका टेस्टिंग किया जाता है। और अगर पेशेंट को पहले कहीं ऐसी कुछ हिस्ट्री है तो उसके लिए प्रिकॉशंस भी ली जाती है। ये टेस्ट कभी करना चाहिए या तो आपको मालूम होना चाहिए। टेस्ट का मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तो कब से आप बोल सकते हैं ये गारंटी? व्हेन इट इज 7 to 10 days, 7 या 10 दिन के भीतर ये टेस्ट की जाती है, क्योंकि 7 से 10 दिन तक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 0 रहते हैं। और दूसरा ये टेस्ट है वो एक्सरे टेस्ट है, तो एक्सरे टेस्ट ये प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। तीसरा ये भी चीज़ है कि थोड़ा एप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, कुछ प्री मेडिकेशंस यानी कि टेस्ट के पहले ये मेडिकेशन देने होते हैं, उसके लिए आपने थोड़ा पहला टेस्ट के लिए जाना चाहिए। हम बोलते हैं अराउंड 40 मिनट, 40 मिनट पहले आप आ जाओ, आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ मेडिकेशंस ले लो, और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए टेंशन एंग्जाइटी नहीं रहेगी। कई लोगों को अगर इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं तो उनके लिए टेस्ट के पहले एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मगर ये हमारे यहाँ रूटीन नहीं है। हम पहला रूटीन नहीं देते एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर गिवन आफ्टरवर्ड्स, टेस्ट होने के बाद में दी जाती है। अभी मैं जो आपको हमारे यहाँ का HCG का तरीका बोल रहा हूँ वो हमारे यहाँ का है, मतलब सभी जगह यही नहीं होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके रहते हैं, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारा करीबन एक्सपीरियंस है 1986 से, तब से हमने जो रूटीन फॉलो कर दिया है। हमें लगता है ये टेस्ट हम OPD बेसिस पे कर देते हैं, और उसके बाद में जो डॉक्टर के पास से पेशेंट आते हैं, पेशेंट को उन डॉक्टरों के पास भेजते हैं, और उधर उनको 3 घंटे के लिए बैठने के लिए बोलते हैं, नहीं तो आराम करने के लिए बोलते हैं। आज तक का हमारा ऐसा अनुभव है कि जिसको 24 आवर या मोर हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, इसकी ज़रूरत आज तक हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, यानी कि उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। इस टेस्ट के पहले हम दर्द कम हो उसके लिए टैबलेट्स दे देते हैं। शायद ये हमारे यहाँ ही होता होगा या कहीं इधर होगा, हमारे को मालूम नहीं है, मगर हम यहाँ हर पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। आपका विश्वास होगा या नहीं मेरे को मालूम नहीं।
मगर आज तक हमने कम से 4 से 5 पेशेंट HAG के रूम से जिनको पॉजिटिव प्रेगनेंसी है ऐसे ढूंढ निकाले हैं, और इसकी वजह से हमने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी टेस्ट हर पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। प्री मेडिकेशंस आर यानी कि टेस्ट के पहले एट्रोपिन दी जाती है और कुछ एंटीस्पेज़मोडिक दिए जाते हैं जिसकी वजह से दर्द कम हो। तो एट्रोपिन, एंटीस्पेज़मोडिक्स एंड कुछ टैबलेट्स, एनाल्जेसिक्स हम देते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हमारे यहाँ होता है। मैं मेरी सेंटर की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 बार मॉनिटरिंग होता है, एक टेस्ट के पहले, एक टेस्ट का दवा छोड़ने के बाद, और तीसरा हम पेशेंट को जब घर जाने के लिए बोलते हैं तो तीसरी बार। ऐसे 3 बार हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स और पल्स ऑक्सीजन लेवल्स तीनों भी चेक करते हैं। अगर वो ठीक लगे तो पेशेंट को बोलते हैं आप जा सकते हैं। उसके बाद में एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक रहता है जो 6 दिन तक चालू रहता है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यानी कई सेंटर में दिया जाता है, कई सेंटर में नहीं दिया जाता है। कई सेंटर में उसको टेस्ट के पहले 1-2 दिन चालू किया जाता है और कई सेंटर में उसको नहीं दिया जाता। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरे को हर पेशेंट पूछता है, डॉक्टर क्या ये टेस्ट पेनफुल है? मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ। पेन टॉलरेंस अलग अलग पेशेंट का अलग अलग रहता है। एवरेज पेन टॉलरेंस अगर बोले तो ज़्यादातर पेशेंट इस टेस्ट की कंप्लेन नहीं करते, ये OPD बेसिस पे ही चलता है। और हमारे यहाँ एक रूटीन हम फॉलो करते हैं कि टेस्ट के पहले पेशेंट को पूछते हैं आपको लगातार पेन होगा, हम उनको कन्विंस कर देते हैं जिसको काउंसलिंग बोलते हैं। उसके बाद में हम टेस्ट होने के बाद पेशेंट को फिर एक बार पूछते हैं क्या ये सही बहुत पेनफुल था, क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट में बहुत पेन हुई? तो ज़्यादातर आंसर्स है पेन तो था मगर इट वॉज टॉलरेबल, यानी कि इतना नहीं था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा महसूस हुआ। और कब महसूस हुआ उसके बारे में भी हम जान लेंगे। पहला जो पेन रहता है वो सर्विक्स पकड़ने के समय होता है जिसको हम खिंचावन बोलते हैं। ऐसा खिंचा जैसा लगता है, इट इज़ नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, ये खिंचावन है। दूसरा, जब दवा ट्यूब से निकलता है तो पेशेंट को पता चलता है कि निकल रहा है। इसका भी अगर ट्यूब्स पेटेंट है तो तकलीफ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कुछ पेशेंट तो बोलते हुआ नहीं बोल दो करके, और अगर हो भी गया तो थोड़ा एकदम बिल्कुल थोड़ा हो जाता है, खिंचावन जैसा लगता है। और तीसरा जो रहता है वो दवा पेरिटोनियम में जब निकल जाता है तब, तो उसका बाद में पेन थोड़ा बहुत जो लगता है वो ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उनके पास हमने एनाल्जेसिक टैबलेट दिए होते हैं जिसकी वजह से वो कम हो जाता है। तो ये जो पेन रहता है उसको सहन कैसा करना है? एक तो आपको मालूम करना चाहिए कि आप ये टेस्ट बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आपको बच्चा चाहिए, आपको प्रेगनेंसी चाहिए। अगर ये सब है तो थोड़ा अगर तकलीफ होगा तो उसका बेनिफिट देखो ना, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट वर्सेस पेन। और हमारे यहाँ और एक भी कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर थोड़ा भी दर्द हो गया ना तो उसका बेनिफिट देख लो। इतना बड़ा बेनिफिट अगर होता है और इतना छोटा अगर पेन होता है, थोड़ा सा महसूस होता है, तो क्यों ना सहन कर ले, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होने वाली है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी बढ़ने वाली है, डायग्नोसिस भी होने वाला है। और हर महीना जो मन में टेंशन रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार उससे आपको आंसर मिल जाता है कि आपके प्रॉब्लम, आप में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यानी कि अगर दूसरा कुछ जो प्रॉब्लम है ना, सभी प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ हैं, सभी प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ हैं। सिर्फ जानना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ है, और वो जितना जल्दी जाने उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्यों परेशान रहे हर महीना? उससे अच्छा है थोड़ा बार, मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं होता पेन, टॉलरेबल रहता है, बिल्कुल टॉलरेबल रहता है, ज़्यादा पेन नहीं रहता। बहुत से जो यूट्यूब पे वीडियो है उनमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है या बोला है कि दर्द होता है, मगर मैं आपको बोलता हूँ ये जो वीडियोस बनाए हैं ये कोई डॉक्टर ने नहीं बनाए हैं। आपने कोई डॉक्टर ने बनाए वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़रूर लिखा होगा इसमें पेन नहीं होता। और दूसरा आपको दवा दे दिया है, एंटीस्पेज़मोडिक दे दिया है, एनाल्जेसिक दे दिया है, तो उसी वजह से ये टॉलरेबल पेन बोलता है, ज़्यादा पेन नहीं होता। एंड दूसरा ये चीज़, ये पेन ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो देखिए कैसा करते हैं, ये थोड़ा आपके लिए है,
जिसमें सर्विक्स लिखा है, आप देख सकते हैं, गर्भाशय का मुख है जहाँ ब्लैक मार्किंग किया है, दूसरा मायोमेट्रियम है, तीसरा यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी है और ट्यूब्स है। तो ये टेस्ट कैसा किया जाता है, ये सर्विक्स से दवा अंदर छोड़ी जाती है। ऊपर देखेंगे आप तो नॉर्मल है, नीचे अगर येलो जो देख रहे हैं वो दवा है। वो दवा छोटी सी एक नली रहती है जिसको कैन्युला बोलते हैं, उस कैन्युला से छोड़ी जाती है। और ये जो दवा है वो पहला यूट्राइन कैविटी में जाता है, उसके बाद में ट्यूब्स में जाता है और उसके बाद में पेरिटोनियम स्पिल रहता है उसको, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों भी ट्यूब्स पेटेंट हैं। आपने जरूर पूछा होगा मेरे को कि आप बोलते हैं ये टेस्ट 100 साल पहले था, आज है और कल भी रहेगा, यानी कि ये टेस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि उसके एडवांटेजेस ये डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है। उसको ज़्यादा एडवांटेज है जिसको हम थेराप्यूटिक बोलते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट, वो भी उससे हो जाती है। कैसे? कोई माइनर डेब्रिस है, कोई ब्लॉक्स है, वो निकल जाते हैं। और दूसरा डायग्नोस्टिक कैसा होता है, थैली के बारे में पता चलता है, ट्यूब्स के बारे में पता चलता है और बाकी का भी सराउंडिंग मेसेंट्री बोलते हैं जिसको, उसके बारे में ही थोड़ा फार इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव माइंड से गए, आपको लगेगा नहीं मेरे को ये करना है क्योंकि मेरे को उसके बेनिफिट्स देने हैं, तो मेरे को जरूर लगता है उसके आपके ज़्यादा फायदा रहेंगे और आप भी मेरे से सहमत होगी कि दिस टेस्ट इज़ ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये बहुत ही अच्छी टेस्ट है, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और उसके लिए एक दूसरा एडवांटेज हमारे लिए रेडियोलॉजिस्ट के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं सेकंड ओपिनियन। जो टेस्ट मैंने आपको की है, जिसका हमने आपको रिपोर्ट दिया है, अगर वो रिपोर्ट आपने किसी को भी दिखा दिया है तो 2 चीज़ें आपको बोल सकता है, जो मेरे रिपोर्ट में है बिल्कुल सही वही है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे आपकी आगे की जो ट्रीटमेंट है उसका रोड मैप बन जाएगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी और ज़्यादा पैसे की भी बर्बादी नहीं होगी। मैंने मेरी ओर से कोशिश की है कि आप ये टेस्ट सही गोल्ड स्टैंडर्ड समझे, पॉजिटिव माइंड से उसको फेस करें। अभी हम देख रहे थे ये जांच कैसे की जाती है। अभी मैं आपको ये बोलने वाला हूँ ये जांच का दर्द कम करने के लिए क्या करना है। जब डॉक्टर आपको बोलेंगे ना कि आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, तो उसके लिए तैयार रहना। डॉक्टर जब आपको बोलेंगे ना अभी मैं दवा छोड़ रहे हैं, तो उस दवा का आपका महसूस होगा, थोड़ा सा मालूम पड़ेगा दवा कैसा जाता है, मगर उसका दर्द नहीं होगा। अगर आपने मन में एक सोच लिया कि मेरे को जो चाहिए वो मेरे को इसे मिलने वाला है, अगर मेरे में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे निकल जाने वाला है, तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और अगर हो भी गई ना थोड़ी फार, मैं बोलता हूँ तकलीफ ज़्यादा नहीं होती, बेरेबल होती है, आप सह सकते हैं। तो सिर्फ एक लंबा सांस लेना और सांस बंद करके पूरा कंसंट्रेशन करवा लेना सांस के ऊपर, आपको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा, आपको दर्द नहीं लगेगा। मेरा एक कहना है और एक विश्वास है, जो कुछ अपने पास आता है उसको स्वीकार करना, क्योंकि वो अनिवार्य है, और उसका सही इलाज करना यही एक तरीका है। अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया, उसका ट्रीटमेंट करवा लिया, तो उसके बाद कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगी। आपको जो भी दर्द शायद चेस्ट में ये में आप सोच रहे थे, आपको बोला नहीं वो कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें आपका बहुत से टाइम बच जाने वाला है और आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है। मैं आप सबका इस वीडियो में धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। आपका प्यार और अपनापन हमारे ब्लॉग के लिए मिलने चाहिए और वो मिलते रहेंगे। यकीनन कहता हूँ मेरे यहाँ शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ मेरा फर्ज अदा किया है। आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामनाएं देते
देते हैं और किस्मत आपका ज़रूर देती साथ देगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। खुद का ख्याल रखना, टेक केयर। जल्दी आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे।